नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल त्रिवेदी फिर एक बार आपका विचार सेतु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने महाराष्ट्र की बात करी थी, लेकिन आज आइए हम गुजरात की ही बात करें। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इसमें भारत भी शामिल है और भारत में हर एक राज्यों के अंदर आज की तारीख में लॉकडाउन लगा हुआ है और जिसकी वजह से पूरी आवाजाही और सारे धंधा, व्यापार, रोजगार, कारखाने, कृषि प्रवृत्ति सारा कुछ ठप होके पड़ा। और ऐसे हालातों में एक तरफ इकोनॉमी की तो चिंता है ही है कि ये कोरोना के जाने के बाद वो कब जाएगा वो भी पता नहीं, लेकिन जब भी जाए उसके बाद इकोनॉमी का क्या हाल होगा, ये सवाल हर एक के जहन में आज छाया हुआ। लेकिन आज हम इकोनॉमी की बात करने वाले नहीं हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ढेर सारे अधिकारी सब मिलके एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इसका परिणाम क्या है। दोस्तों, ये बात आगे ले जाने से पहले आइए हम थोड़ा एक नजर करते हैं गुजरात के ऊपर और उसका सीधी कंपैरिजन करते हैं हम यूपी के साथ। ये जो आंकड़े हैं वो आपको ध्यान से सुनने लायक आंकड़े हैं और ध्यान से उसको नोट करने लायक आंकड़े हैं। गुजरात की कुल आबादी है 6.5 करोड़ और उस 6.5 करोड़ आबादी में से हम 3 मुख्य शहरों को लेते हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। पहला है अहमदाबाद, जिसकी आबादी है 92,50,000 और अहमदाबाद के अंदर कुल केसेस है 92,50,000 की आबादी के सामने 492 केसेस अभी तक मिले हैं अहमदाबाद में। औसतन देखें तो 0.0053% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मैं रिपीट करता हूं 0.0053% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आज की तारीख में कोरोना ग्रसित है। दूसरा बड़ा शहर आता है सूरत, जिसकी आबादी है 68,50,000 और उसमें कुल कोरोना केसेस है 86 माने 86 और औसतन देखो तो 0.0013%, मैं रिपीट करता हूं 0.0013% लोग कोरोना से ग्रसित है। तीसरा आता है बड़ौदा की आबादी है 26,75,000 और उसमें 127 कोरोना के मामले पाए गए और औसतन देखो तो 0.0047%, मैं रिपीट करता हूं 0.0047% लोग कोरोना ग्रस्त है। ये तीनों शहरों का अगर टोटल किया जाए तो 1,88,00,000 के आसपास आबादी आती है, जिसमें जैसे हमने देखा 705 लोग कोरोना ग्रसित है और इसका औसतन लिया जाए तो 0.0038, मैं रिपीट करता हूं 0.0038% लोग कोरोना ग्रसित है। अब हम छोटा सा एक कंपैरिजन करते हैं कि ये 3 शहरों का औसतन आता है 0.0038%, अहमदाबाद का औसतन है 0.0053, मतलब 38 और 53
0.0015% अहमदाबाद में ज्यादा है। दूसरी तरफ सूरत में ऐसे कहा जाए तो कोरोना का इतना बड़ा खौफ सूरत में नहीं है। बड़ौदा में अहमदाबाद से थोड़ा कम, लेकिन लगभग अहमदाबाद की कंपैरिजन में बड़ौदा में भी कोरोना का कहर है, छाया हुआ है। अब हम यूपी के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो यूपी की आबादी है यूपी की आबादी हमारे गुजरात से लगभग 3.62 टाइम्स ज्यादा है। यहां पर आबादी है 6.5 करोड़ और यूपी की आबादी है 23.5 करोड़ और यूपी में आज की तारीख में 1000 से कम मामले कोरोना के पाए गए, जो गुजरात की कंपैरिजन में अगर देखें तो 3150 से भी ज्यादा मामले होने चाहिए थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि यूपी में इतने मामले कम क्यों हैं, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यूपी में किसी भी वजह से कोरोना को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया है। एक बात ये भी है कि तबलीगी जमाती जो है वो सबसे ज्यादा दिल्ली से यूपी में गए हुए थे और फिर भी यूपी का आंकड़ा गुजरात की तुलना में बहुत ही कम है, जो 3150 से भी ज्यादा कंपैरिजन अगर करें तो होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो गुजरात में ऐसा क्यों हुआ और अभी 2 दिन पहले गुजरात में क्या हुआ, इसकी एक छोटी सी बात करते हैं। इसके ऊपर से बहुत सारे सवाल निकल के आने वाले हैं। वो सवाल मैं आपके लिए हमेशा की तरह आपके लिए वो सवाल छोड़ता हूं, आप उसका जवाब और उसका हल खुद ढूंढने का प्रयास करिए। देखिए, पहले ही दिन से मैंने कहा था कि ये हमारा विचार सेतु जो कार्यक्रम है, विचार सेतु जो चैनल है, वो मैं बोलूं और आप सुने, इसके लिए नहीं है। ये इंटरैक्टिव चैनल बनाने का हम हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको जो भी लगता है, मैं आपके लिए सवाल छोड़ूंगा और उसका जवाब आपको जो भी लगता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट करिए और उस कमेंट के ऊपर हम आगे का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, अहमदाबाद शहर जो आज कोरोना के औसत में सबसे ऊपर है, गुजरात के कोरोना के औसत में सबसे ऊपर आज अहमदाबाद शहर है और उसी अहमदाबाद शहर के खाड़िया जमालपुर मत क्षेत्र के एक विधायक बिना किसी वजह, इतनी कोई बड़ी वजह नहीं थी, फिर भी मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच जाते। उसी दिन सुबह उसी एमएलए ने, उसी विधायक ने अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दिए हुए थे और उसी दिन सुबह ही सैंपल देने के फौरन बाद वो गांधीनगर में मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब बात यह है कि कोई ये कहता है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था, कोई ये कहता है कि वो अपनी मर्जी से पहुंच गए थे, उन्हें बुलाया गया था या मर्जी से पहुंच गए थे, ये बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन वो पहुंच गए थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो मुख्यमंत्री आवास के ऊपर पहुंच भी जाते हैं तो एक एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री आवास के ऊपर उन्हें बाहर ही रोक देना चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर मैं खुद अभी 10-15 दिन पहले गया था मुख्यमंत्री आवास के ऊपर और वहां पर इतना सख्त पहरा है कि आप आसानी से मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाते। और ऐसे हालात में जिस बंदे को खांसी और सर्दी हो रही है, जुकाम जैसा लग रहा है और वो संदिग्ध मरीज है, वो वहां पर पहुंच जाता है और मुख्यमंत्री के कमरे में बैठकर मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल और भी बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी उनके साथ मीटिंग करते हैं। वहां से निकलकर वही बंदा डीजीपी साहब, जो गुजरात पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, डीजीपी साहब की ऑफिस में पहुंच जाता है, डीजीपी से मीटिंग करता है। इतना ही नहीं, वहां से निकलने के फौरन बाद वो आदमी अहमदाबाद की पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में जाकर पुलिस कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करता है। यहां पर बात नहीं रुकती है, इसके भी आगे बात चलती है। और सब करने के बाद वही बंदा, वही विधायक, वही एमएलए शाम को एक पत्रकार परिषद भी संबोधित करता है, पत्रकारों को बुलाता है और पत्रकारों के साथ बात करता है। और पत्रकार परिषद खत्म होने के फौरन बाद रिपोर्ट आता है जिसमें उसे कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। गुजरात में जितने लोग हैं उनको तो ये बात पता है। शायद हो सकता है कि गुजरात के बाहर मेरे जो सुनने वाले, चाहने वाले लोग हैं उनको ये बात पता नहीं हो सकती। तो ये बड़ी बड़ी विचार मांगने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आखिर में होता ये है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ढेर सारे और लोग क्वारंटाइन में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और बाकी सारी बातें वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, ऐसा घोषित किया है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है और उस गाइडलाइन में ये क्लियर कहा गया है कि कोई भी मीटिंग अगर करनी है आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही कर सकते हैं, आप किसी को अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जैसे एक जवाबदार व्यक्ति ने किस तरह से इनको बुलाया या आने दिया, ये सबसे बड़ा सवाल। अगर भगवान न करे और मुख्यमंत्री को कोरोना पॉजिटिव लग गया तो क्या होगा, उप मुख्यमंत्री को ये हो गया तो क्या होगा, ये बातें सोचने लायक है। मैंने शुरुआत में गुजरात के आंकड़े इसलिए दिए हैं कि सबसे ज्यादा औसत अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इतना ही नहीं, मेरा सवाल डीजीपी के ऊपर भी जाता है कि चलिए मुख्यमंत्री जी ने तो गलती कर दी, लेकिन डीजीपी जैसे और इतने सीनियर अधिकारी क्या करें। जब डीजीपी ऑफिस के अंदर एक सामान्य विधायक पहुंच जाता है और उसे साफ दिखाई देता है कि उसे कोरोना के कुछ लक्षण है, वो खांस रहा है, उसको जुकाम है, उसको बुखार भी है, तो डीजीपी साहब ने उनके साथ कैसे मीटिंग की। वहीं पर सिलसिला नहीं रुकता, सिलसिला वहां तक जाता है कि आखिर में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी भी प्रेस रिपोर्टर ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई आपको तो कोरोना का सैंपल सुबह दिया हुआ था और अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है और आपके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोरोना हो सकता है, तो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं। अब ये तो बात भविष्य की है कि ये जो इनका नाम है इमरान खेड़ा वाला, ये इमरान भाई जिन जिन लोगों को भी मिले हैं उनमें से किन किन लोगों को कोरोना के लक्षण या कोरोना पॉजिटिव मिलेगा, ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात है या कुछ दिनों बाद की बात है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी चूक है, बहुत ही बड़ी गलती है और इस गलती को दोबारा से न दोहराया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसी बात के ऊपर हम थोड़ा और गौर करते हैं। मैं किसी भी धर्म, किसी भी कौम या किसी भी लोगों के खिलाफ बात नहीं करता और विचार सेतु का मुख्य आशय यह है कि सारे लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन
यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आज की तारीख में हर जगह से, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तब मुरादाबाद में जो हंगामा हुआ, औरतों ने अपनी टेरेस में से पथराव किया मेडिकल टीम के ऊपर, वो न्यूज दिखाए जा रहे थे। वो महिलाएं कौन सी कौम से थी वो आप खुद टीवी चालू करके देख लीजिएगा। वो मुसलमान थी ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इमरान खेड़ा वाला भी खुद एक मुसलमान था। आज पूरे देश को, हर एक लोगों को इस कौम के ऊपर शक है, शंका है, और हर कोई ये कहता है कि तबलीगी जमात के साथ मेलजोल रखने वाले लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से कोरोना का फैलावा बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। और इस ऐसे वक्त के अंदर एक उसी जमात, उसी कौम से ताल्लुक रखने वाला, मैं जमात शब्द का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उस कौम के साथ ताल्लुक रखने वाला इंसान, भले ही वो विधायक था, वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंच जाता है और मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करता है, तो इसमें गलती किसकी कहोगे? मुख्यमंत्री की कहोगे या मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों की कहोगे, उप मुख्यमंत्री की कहोगे, डीजीपी की कहोगे, कमिश्नर की कहोगे, या किसकी कहोगे? गलती हुई है, चूक हुई है, ये बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी गलती अगर दोबारा हुई तो शायद गुजरात का आज जो हाल है उससे बहुत ही ज्यादा खराब हाल हो सकता है। और खास करके अहमदाबाद का जो हाल है, वो मैं अभी मेरे फेसबुक में लिखा कि अहमदाबाद इज अ लाइव बॉम्ब। हम अभी एक बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए। आप सोचिए कि 6.5 करोड़ की आबादी के सामने औसत, मैंने आपको दिखाई कि औसतन इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, और वहां पर 23.5 करोड़ की आबादी के सामने गुजरात से भी कम केस यूपी में पाए जा रहे हैं। तो और यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि तबलीगी जमात के ज्यादा लोग यूपी में भाग के गए थे, गुजरात में नहीं आए थे, और फिर भी यूपी का आंकड़ा गुजरात से कम है, और गुजरात आज एक लाइव बॉम्ब बन के उभर आया है। तो इसमें किसकी गलती आप मानोगे? मैं ना तो भाजपा की तरफदारी करता हूं, ना कांग्रेस की तरफदारी करता हूं, ना हिंदू की तरफदारी करता हूं, ना मुसलमान की तरफदारी करता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न सीधा सा ये है कि ये गलती अगर हुई है तो इस गलती का क्या तोड़ निकलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इतने सारे सवाल मैंने आपके ऊपर डाले हुए हैं। आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देने का प्रयत्न करिएगा, और हमारे विचार मंच के साथ, विचार सेतु के साथ जुड़े रहने के लिए मैं फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और कोरोना के दौरान हम कोरोना की बातें करेंगे, लेकिन कोरोना के बाद भी ये चैनल चालू रहेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, हमारे एशिया के अंदर, उन सवालों के ऊपर बारी बारी से बातें करते रहेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे विद्वान वक्ताओं को भी बुलाएंगे, उनके पास भी बहुत सारी चीजें जानने का प्रयत्न करेंगे, और उनके साथ आप जुड़ोगे। मैं पक्का समझता हूं कि आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी। तो फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा कि प्लीज ये चैनल एक ज्ञानवर्धक चैनल बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसका फैलावा करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच पाए, ऐसा आप भी प्रयत्न करिए, हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।